हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अंडर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। राइट, रिकंस्ट्रक्शन के 3 फॉर्म हमने देखे हैं कि जैसे अमलगामेशन होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और होता क्या है आज हम समझेंगे इसको। न्यूमेरिकल किस तरीके का आ सकता है समझेंगे हम, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंपनी की बुक्स में क्या होता है ये हम समझेंगे। 3 चीज़ें समझेंगे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है और किस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्लियर? जो हम आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएंगे वो इसी बात को ध्यान में रख के बताएंगे कि साहब हमारा सवाल किस तरीके का हमारे पास होगा क्वेश्चन में, जिसको हमें एग्जीक्यूट करना होगा। चलिए तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। जैसा कि नाम बता रहा है कि इंटरनल है, राइट। इंटरनल माने विद इन द कंपनी इट हैज़ टू बी डन, विद इन द कंपनी द रिकंस्ट्रक्शन हैज़ टू बी डन। द मेन पॉइंटेड वाई इट हैज़ टू बी डन, क्यों करना है, क्या ज़रूरत पड़ गई रिकंस्ट्रक्शन की। ज़रूरत ये पड़ गई जब कंपनी ह्यूज लॉसेस सफ़र करती है। बहुत सारे लॉसेस हैं कंपनी की बैलेंस शीट की एसेट साइड में, जो कंपनी कवर नहीं कर पा रही, वो एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं ईयर बाय ईयर। तो अब कंपनी के पास कोई भी ऐसा प्रोस्पेक्ट नहीं है, स्कोप नहीं है, उसको उम्मीद नहीं है कि फ्यूचर में कोई ऐसा प्रॉफिट हो जाएगा जिससे वो लॉसेस कवर हो जाएंगे। हम कह सकते हैं सक्सेसिव लॉसेस हो रहे हैं, एक के बाद एक लगातार लॉस हो रहे हैं, वो एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं और वो हमारा बैलेंस शीट का असेट साइड बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा जब भी होता है, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज़ टू टेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन। अब जो भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन कंपनी के मैनेजमेंट को लेना होता है, मल्टीपल ऑप्शन होते हैं कि अपना बिजनेस बेच दो, लेकिन उससे भी पहले कोशिश विद इन द कंपनी जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो यूज़ करने की होती है। वो होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जो विद इन द कंपनी ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। एक्चुअली अगर मैं इस बात को थोड़ा सा अलग एक एग्जांपल लेके आपको बताऊं कि अगर कोई ह्यूमन बॉडी है और लगातार उसमें कुछ ना कुछ डिजीज़ बॉडी के किसी पार्ट में हो रही है, वो ख़राब हो रहा है और घाव इतना गहरा हो गया है, या मान लीजिए सही नहीं हो पा रहा है, क्योरेबल नहीं है, तो डॉक्टर के पास क्या लास्ट ऑप्शन बचता है, दैट इज़ सर्जरी, राइट। So we can compare that situation to this, that surgery of that body part is equal to internal surgery of company. अब यहाँ पर जो इंटरनल सर्जरी से मतलब है ना, इंटरनल सर्जरी से मतलब क्या है, इंटरनल सर्जरी से मतलब है कंपनी की फाइनेंशियल एसेट्स की इंटरनल सर्जरी, कंपनी की फाइनेंशियल एसेट्स की इंटरनल सर्जरी, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लायबिलिटीज़। तो एक प्रैक्टिस है कि कंपनी के जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस बहुत सारे हो गए हैं, उनको कवर करने के लिए कंपनी का मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग करता है, लायबिलिटी होल्डर्स के साथ मीटिंग करता है, डिवेंचर होल्डर्स के साथ मीटिंग करता है, और उनके अप्रूवल से, उनकी कंसेंट से रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं कि साहब आप अपने अपने इंटरेस्ट का सेक्रीफाइस कीजिए, अपने अपने हितों का सेक्रीफाइस कीजिए, बलिदान कीजिए, और ऐसा करने से हम एक फंड इकट्ठा करेंगे। द फंड सो कलेक्टेड, द फंड सो फॉर्म्ड शैल बी कॉल्ड एज कैपिटल रिडक्शन। व्हाट शैल इट बी कॉल्ड? कैपिटल रिडक्शन, राइट। तो हमारे पास ऑप्शन है शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू रिड्यूस करने का, हमारे पास ऑप्शन है लायबिलिटीज़ का जो राइट है, क्लेम है, उनसे बातचीत करके वो अगर छोड़ दें तो लायबिलिटीज़ का क्लेम रिड्यूस करने का,
तो शेयर कैपिटल रिड्यूस करके हमारे पास फंड आएगा। और दूसरा मैंने बताया आपका लायबिलिटीज़ रिड्यूस करके हमारे पास फंड आएगा। जितने भी प्रॉफिट्स हमारे पास हैं वो तो ऑलरेडी फंड ही हैं। दूसरा एसेट, ऐसी एसेट जिसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो सकती है, मार्केट वैल्यू उसकी एक्चुअल वैल्यूज जो दिखा रखी है बैलेंस शीट में उससे ज़्यादा है, वहाँ से फंड आ सकता है। और इस तरीके से सारा फंड इकट्ठा हम करेंगे और उसका नाम हम रखेंगे कैपिटल रिडक्शन। क्या नाम रखेंगे? कैपिटल रिडक्शन। और उसका यूज़ उन सारे लॉसेस को कवर करने के लिए करेंगे जो सारे लॉसेस एक्यूमुलेटेड हैं कंपनी की बैलेंस शीट में, ओवर द ईयर्स एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और उनका स्कोप बिल्कुल नहीं है कि हम कवर कर पाएंगे प्रॉफिट से। तो अब जो फंड हमने इकट्ठा किया उससे उसको राइट ऑफ करेंगे, राइट। सच प्रोसेस इज कॉल्ड एज scheme of internal reconstruction. Either the company takes such type of decision to reduce the rights of shareholders and liability holders and adjust the available existing losses in the balance sheet of the company, or somehow court orders to the company to do so. कोर्ट भी ऑर्डर दे सकता है। ये सारा काम करने के बाद जब आपका रिवाइज हो गई लायबिलिटीज़, एसेट्स, तो फिर एक नई बैलेंस शीट बनाई जाती है आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल बैलेंस शीट या बैलेंस शीट आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और उसमें हम ब्रैकेट में बगल में एक वर्ड लिखते हैं एंड रिड्यूस्ड। एंड रिड्यूस्ड टर्म यूज़ किया जाता है जब बैलेंस शीट रिकंस्ट्रक्शन के बाद बनाई जाती है। अब जो बातें मैंने बोली इस सबको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कैसे हम फॉलो करेंगे, ये सारे काम कैसे करेंगे, और करेंगे तो क्या जनरल एंट्री अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंपनी की बुक्स में होगा, ध्यान से सुनो, समझो, सीखो, लिखो, याद रखना। तो मैंने पहला बात बोला कि भाई हम शेयर होल्डर्स से मीटिंग करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप अपना राइट सेक्रीफाइस कीजिए। सपोज द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर और द प्रेफरेंस शेयर इज़ 100 और हम उसको रिड्यूस करके 80 रुपीज़ कर रहे हैं, तो जो 20 रुपीज़ हमने रिड्यूस किया है वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। कहाँ पर होगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। एक एक करके बात बोलते जाएंगे, एंट्री लिखते जाएंगे, थोड़ा ध्यान से समझते जाना। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी हमें सीखना है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, जिस भी कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं ओल्ड, जिसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, राइट। ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये शॉर्ट में लिखा है, पूरा आप लिखेंगे। ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वो जो थी 100 रुपीज़ थी, मैंने अभी आपको बताया, राइट। और या फिर इसको हम यहाँ लिख देते हैं, 100 रुपीज़ थी। अब फिर टू न्यू, ये ओल्ड और न्यू जो लिख रहे हैं हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि हमें नया अकाउंट नहीं खोलना है, राइट। लेकिन समझना भी है, ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। ऐसा करते हैं, इसका अमाउंट यहीं लिख देते हैं 100 रुपये, और मैंने बताया था 80 रुपये हो गए, तो जो 20 रुपये बचे या कम हुए इनके, उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, राइट। ये पहला स्टेप, इक्विटी शेयर से कैपिटल रिडक्शन क्रिएट हुआ उनकी फेस वैल्यू को रिड्यूस करके, क्लियर। दूसरा ऑप्शन प्रेफरेंस शेयर से हो सकता है, तो हम लिखेंगे ओल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो भी डिफरेंस उनकी कैपिटल आपने रिड्यूस की वो आप ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, राइट। नरेशन सेम रहेगी, बीइंग रिडक्शन इन इक्विटी शेयर कैपिटल
पहली एंट्री की बीइंग रिडक्शन इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्लियर? अगर हमने अपने लाइबिलिटी होल्डर्स से जो मीटिंग की, सपोज डिवेंचर्स होल्डर्स से मीटिंग की और उन्हें हमने इस बात पे एग्री कर लिया कि जो भी तुम्हारा राइट है वो आप सेक्रीफाइस कर दो, और वो अपनी कंसेंट दे रहे हैं, वो राजी हो गए हैं, तो वहाँ से भी कैपिटल रिडक्शन हमारे पास आएगा फंड। क्लियर? तो जो भी ओल्ड परसेंट डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू न्यू परसेंट डिवेंचर्स अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सपोज 50,000 रुपये के डिवेंचर थे, 30,000 रुपये में वो राजी हो गए, तो यहाँ से 20,000 रुपये का फंड आपका आ जाएगा। क्लियर? बीइंग रिडक्शन इन द राइट ऑफ डिवेंचर होल्डर। क्लियर? नरेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंट्री की मैंने बताई आपको रिडक्शन इन इक्विटी शेयर कैपिटल, सेकेंड एंट्री की बताइए आपको रिडक्शन इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, थर्ड एंट्री की है बीइंग रिडक्शन इन द राइट ऑफ डिवेंचर होल्डर्स। राइट? फिर नेक्स्ट एंट्री आपकी होनी चाहिए, और कौन सा ऑप्शन हमारे पास आ सकता है? और हमारे पास आ सकता है ऑप्शन कि कोई क्रेडिटर है, वो अगर अपना राइट सेक्रीफाइस कर दे। राइट? हमने उससे कहा कि भाई 1 लाख रुपए हमें तुम्हारे देने हैं, इसमें तो 25% छोड़ दो, हम आपको जो है 75,000 रुपये दे देंगे। तो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, 25,000 रुपये का कैपिटल रिडक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो हम एंट्री करेंगे साहब, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बीइंग अमाउंट sacrificed by creditors। जो जरूरी है उसकी नरेशन लिख भी रहा हूं मैं। बीइंग अमाउंट सेक्रीफाइस्ड बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ने अपना अमाउंट सेक्रीफाइस किया। अभी मैंने बताया था 1 लाख रुपए के बदले में उन्होंने 75,000 रुपये में तैयार हो गए, तो 25,000 रुपये सेक्रीफाइस कर दिया। इसमें एक बात समझने लायक है, ध्यान से सुनना। सवाल में लिखा होगा कि क्रेडिटर्स रिड्यूस्ड देयर राइट बाय 25%। जब सपोज 1 लाख रुपए के क्रेडिटर्स हैं और उन्होंने अपना राइट 25% से रिड्यूस किया, तो एग्जैक्ट 1 लाख रुपए का 25% 25,000 रुपये आप यहाँ पर लिखोगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। अच्छा, रिड्यूस्ड बाय 25% या रिड्यूस्ड टू 75%, दोनों बात सेम है। रिड्यूस्ड बाय 25% या रिड्यूस्ड टू 75%, दोनों बात सेम है। दोनों केसेस में जो राइट सेक्रीफाइस हुआ वो 25,000 ही हुआ। क्लियर? रिड्यूस्ड टू में हम डिफरेंस लेते हैं, रिड्यूस्ड बाय में हम एग्जैक्ट अमाउंट लेते हैं। 1 लाख रुपए का 25% से रिड्यूस हुआ तो 25,000, 75% तक कर दिया हमने उसको। क्रेडिटर रिड्यूस टू 75%, तो 1 लाख का 75% 75,000 हो गया, कम तो 25,000 ही हुआ ना। क्लियर? अच्छा, अब एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर क्रेडिटर्स तैयार हो गए अपना राइट सेक्रीफाइस करने को, तो ये एंट्री होगी। लेकिन कुछ ऐसी लायबिलिटी भी हो सकती हैं जो अभी तक रिकॉर्डेड नहीं थी, उनको आपको देना पड़ रहा है। अनरिकॉर्डेड कोई लायबिलिटी हो सकती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है, या फिर क्रेडिटर ही है कोई दूसरा जिसको कुछ आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। तो बात समझने की ये है कि अगर लायबिलिटी रिड्यूस होगी तो कैपिटल रिडक्शन क्रिएट होगा, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो कैपिटल रिडक्शन यूज होगा। कैपिटल रिडक्शन क्रिएट होगा तो क्रेडिट होगा, यूज होगा तो डेबिट होगा। इज इट ओके? क्लियर? रिमेंबर दिस थिंग, आई एम रिपीटिंग दैट। लायबिलिटी रिड्यूस होगी तो कैपिटल रिडक्शन क्रिएट होगा, क्रेडिट किया जाएगा। लायबिलिटी इंक्रीज होगी, कैपिटल रिडक्शन यूज होगा, डेबिट किया जाएगा। क्लियर? अब जैसे सपोज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए ये करके देख लेते हैं। तो मैं लिख देता हूं एंट्री, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट
टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब कुछ ऐसे एक्सपेंस थे जो अभी रिकॉर्डेड नहीं थे, उनका हमें पेमेंट करना पड़ रहा है, तो हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखेंगे। बीइंग प्रोवाइडेड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक और चीज़ देखो ध्यान से, कई बार डिविडेंड हमारे पास क्वेश्चन में लिखा नहीं होता लेकिन हमें देना पड़ता है, तो ऐसा कोई भी खर्चा या लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में पहले से मौजूद नहीं है लेकिन आपको देनी है, उसे हम कहते हैं अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का अगर हम पेमेंट करेंगे तो वो हमारी कैपिटल रिडक्शन को रिड्यूस करेगी, कम करेगी, यूज़ होगा कैपिटल रिडक्शन वहाँ पे। देखो सपोज प्रपोज डिविडेंड की बात कर लेते हैं, तो प्रपोज डिविडेंड आपका बैलेंस शीट में नहीं है लायबिलिटी साइड में, वो एडजस्टमेंट में है कि हमें देना है, ऐसा वो क्वेश्चन में कहा है, जस्ट सपोज। तो हम करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट बीइंग प्रोवाइडेड फॉर प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड के लिए हमने प्रोविजन किया। अब इस प्रपोज डिविडेंड को आप डिक्लेयर करके नकद पेमेंट कर सकते हो, या फिर इस डिविडेंड के बदले में, मतलब जैसा सवाल में दिया होगा, आप मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हो साहब, ठीक है ना, मन मर्जी नहीं चलेगी, सवाल में जैसा कहेगा वो करना। तो प्रपोज डिविडेंड के बदले में सपोज इक्विटी शेयर देने की कह रहा है, तो एंट्री हो जाएगी प्रपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग इक्विटी शेयर इश्यूड फॉर प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड के लिए हमने इक्विटी शेयर इश्यू कर दिए। आ रही बात समझ में? ऐसे ही डिवेंचर की इंटरेस्ट अगर आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है, डिवेंचर की इंटरेस्ट बैलेंस शीट में नहीं है और अगर आपको देनी पड़ती है तो क्या करोगे, यही कैपिटल रिडक्शन यूज हो जाएगा, अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, क्लियर। और अगर उसे पे करते हो तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पे नहीं करते हो तो वो यों की बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रहेगी। करते हो कि नहीं करते हो ये सवाल में लिखा होगा। अगर वो कहेगा पेमेंट करो तब दूसरी एंट्री होगी, वो कहता है पेमेंट के बारे में कुछ नहीं कहता है तो बस केवल कैपिटल रिडक्शन टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, वहीं रह जाएगी एंट्री, फिर वो नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आ जाएगी, बस क्लियर। आगे सुनो, इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि साहब हमारे पास एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस जितने भी जहाँ पर भी हैं वो हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे वी कैन थिंक जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बोल पूरा रहा हूँ, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और कौन सा हो सकता है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और आपका हो सकता है शेयर फॉरफीचर में आपके पैसे पड़े हुए हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, और मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम के रूप में आपके पास पैसे पड़े हुए हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, राइट। तो इन सब को डेबिट करके कहाँ ट्रांसफ़र करना है मुझे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बीइंग ट्रांसफर ऑफ वेरियस रिजर्व सरप्लस एंड फंड्स
P&L का क्रेडिट बैलेंस होगा वो भी डेबिट हो जाएगा। P&L अकाउंट, P&L नहीं बोलते उसको, बोलते हैं हम सरप्लस, प्रॉफिट नहीं बोलते, सरप्लस बोलते हैं। सरप्लस अकाउंट डेबिट, राइट। तो ये सब हमने ट्रांसफ़र कर दिए। अब आगे की बात सुनो भाई, आपका फंड इससे बना, इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से बना, डिवेंचर से बना, क्रेडिटर्स से बना। तो जहाँ जहाँ कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो रहा है वो आपका कैपिटल रिडक्शन इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है फंड, राइट। और जहाँ कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ है वहाँ यूज़ हुआ है। तो ये फर्स्ट एंट्री से ये अमाउंट, फिर ये अमाउंट, ये अमाउंट, ये अमाउंट, क्रेडिट वाले सारे जोड़े जाएंगे, क्लियर। फिर ये क्रेडिट वाला, सारे क्रेडिट वाले अमाउंट जोड़े जाएंगे, राइट। आगे बात करते हैं। और डेबिट वाले लेस किए जाएंगे, तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे पास कैपिटल रिडक्शन में पैसे कितने हैं, क्लियर। आगे बात करते हैं। वैसे वो काम तो हमारा, हम वो अकाउंट बनाएंगे ना कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, तो उससे भी सोल्व हो जाएगा। इसके बाद लास्ट एंट्री होती है, जितने भी पैसे आपके पास हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, ये सारी पोस्टिंग करने के बाद उसको हम यूज़ करेंगे। काहे के लिए यूज़ करेंगे? सारे जो मेन पर्पस तो अब आया है, किसके लिए यूज़ करना था? एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो हमारे पास थे उनको राइट ऑफ करने के लिए यूज़ करना है, राइट। उनको राइट ऑफ करने के लिए यूज़ करना है। तो हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है सपोज हमारे पास, उसको राइट ऑफ करना है हमें। कोई गुडविल है हमारे पास, उसको राइट ऑफ करना है हमें। कोई आपका मिसलेनियस एक्सपेंस है हमारे पास, उसको राइट ऑफ करना है हमें। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स है हमारे पास, उसको राइट ऑफ करना है हमें। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है हमारे पास, उसको राइट ऑफ करना है हमें। अंडरराइटिंग कमीशन है हमारे पास, उसको राइट ऑफ करना है हमें, राइट। और कौन से लॉस हो सकते हैं? और समझ लीजिए आपका जो है कोई एसेट की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो आप, जस्ट सपोज फिक्स्ड एसेट्स है 5 लाख रुपए, वो 4 लाख हो गई, उसको रिड्यूस कर रहे हो आप। तो रिड्यूस करने के लिए 1 लाख रुपए कहाँ से लाओगे? कैपिटल रिडक्शन से, क्लियर। टू फिक्स्ड एसेट, जो फिक्स्ड एसेट्स आप राइट ऑफ करोगे, मैं नाम नहीं लिख रहा, केवल कॉमन लिख दिया है फिक्स्ड एसेट्स। बिल्डिंग राइट ऑफ करने को कहेगा वो, तो बिल्डिंग हम लिखेंगे वहाँ पर। कॉपीराइट करने को कहेगा, कॉपीराइट करेंगे। प्लांट मशीनरी कहेगा, प्लांट मशीनरी करेंगे। फर्नीचर कहेगा, फर्नीचर करेंगे, समझे। आगे देखो, स्टॉक को राइट ऑफ करने को कहेगा, स्टॉक को करेंगे। कॉपीराइट राइट ऑफ करने हैं आपको, उसको राइट ऑफ करेंगे। पेटेंट राइट ऑफ करने हैं आपको, उसको राइट ऑफ करेंगे। ट्रेडमार्क राइट ऑफ करने हैं आपको, उसको राइट ऑफ करेंगे। फिर इसके बाद भी यदि कुछ बच जाता है तो वो हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। कहाँ करेंगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। या एक और चीज़ मुझे याद आ रही है, साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, इसके बाद भी कुछ बचता है तो वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। बीइंग लॉसेस, एक्सपेंस एंड एसेट्स रिटन ऑफ, क्लियर। ये करने के बाद फिर हमसे सवाल में वो पूछ लेता है कि साहब कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट भी बनाओ, तो वो हम कैसे बनाएंगे? देखिए बहुत ब्यूटीफुल है, ध्यान से समझिए। कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट कैसे बनाएंगे? हेडिंग दे देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बाकी सारी क्या है? पोस्टिंग है। देखो इस एंट्री में कैपिटल रिडक्शन कहाँ पे था? 2 में था, 2 में था कि नहीं? तो बाय
बोलिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ से फंड आएगा। इस एंट्री में कैपिटल रिडक्शन कहाँ पे था? 2 में था, बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री में कहाँ पे था? 2 में था, बाय डिबेंचर्स अकाउंट। यस, इस एंट्री में कहाँ पे था? 2 में था, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। इस एंट्री में कहाँ पे था? डेबिट था, तो ये यूज़ होगा, कहाँ लिखेंगे? टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। इस एंट्री में कहाँ पे था? डेबिट था, क्या लिखेंगे? टू प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट। इस एंट्री में कहाँ पे था? था ही नहीं, तो इसको नहीं करेंगे। ये सारे डेबिट हैं और कैपिटल रिडक्शन कहाँ पे है? 2 में, तो ये सारे कहाँ जाएंगे बताइए? बाय साइड में जाएंगे, सब बाय बाय कर दीजिएगा, बाय सरप्लस अकाउंट, राइट। लास्ट वाला लिख देते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, राइट। ये सारे जितने भी लिखे हुए हैं, सरप्लस, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, ये सारे बाय साइड में आ जाएंगे। क्लियर। फिर इसके बाद देखिए, ये लास्ट एंट्री है, कैपिटल रिडक्शन क्या हुआ है इसमें? डेबिट। कैपिटल रिडक्शन क्या हुआ है? डेबिट। तो ये सारे कहाँ लिखे जाएंगे? 2 में लिखे जाएंगे। क्या नाम है? टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट। फिर इसके बाद गुडविल। फिर इसके बाद लास्ट वाला साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस लिख देता हूँ, साइंटिफिक एसेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस। फिर लास्ट कौन सा है? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर है, डिफरेंस लिख दिया। जो वैसे बैलेंसिंग फिगर आएगा नहीं, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर तो उस एंट्री से ही आ गया। हमारा यहाँ पे टोटल इक्वल होगा, टोटल इस अकाउंट का इक्वल आएगा, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम का प्रिंसिपल है ये। ठीक है। जो हमारे न्यूमेरिकल होंगे ना कैपिटल रिडक्शन से रिलेटेड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर में, वो यही सब फॉलो करके होंगे। और अगर हमारी थ्योरी आती है 20 नंबर की, तो ये पूरी आपको करनी है। आप एक एक्सप्लेन करोगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उसके फीचर्स, उसकी स्कीम, फिर बताओगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होता है। ये सारी एंट्रीज होती हैं और ये कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट बनता है। इसको देख कर लिखो, बिना देखे लिखो, प्रैक्टिस करो, इसी के बेसिस पे सवाल होगा। क्लियर। हमारा जो न्यूमेरिकल होगा वो इसी के बेसिस पे होगा, प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच।